हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस सीरीज में आगे और करेंगे इस सीरीज का इस वीडियो में सेट नंबर 24। तो अब तक हम लोगों ने 23 सेट्स कंप्लीट किए हैं। प्रीवियस सेट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, 5000 MCQ नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे ही प्रीवियस वीडियोज आपको उसी में मिलेंगे और सारे ही फ्यूचर में आने वाले वीडियोज इस सीरीज के अंदर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट किए जाएंगे। इस सीरीज के अंदर अब तक जितने भी सेट्स हुए हैं सारे का PDF अपलोडेड है इस टेलीग्राम चैनल पर। तो ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस टेलीग्राम चैनल के आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर QR कोड है, इसे स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो अब तक जितने भी 23 सेट्स हुए हैं ना, सारे के PDF जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं प्रश्नों को। यदि डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है और यदि डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस है तो डेल्टा टी का मान केल्विन में क्या होगा? ये सवाल जो है टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपसे पूछा था। मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है 373। मुझे पता भी था आप लोग यही आंसर टिक मारोगे। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने याद किया हुआ है कि केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू होता है उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो आपने यहाँ पर 100 लिखा और यहाँ पर 273 लिखा, 373 केल्विन हमारा आंसर आ गया। आपने ये सोचा, ये चीज़ तो आपको याद रखना है, ये तो सही है, हम 273 ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा हुआ है, डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर नहीं है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये तापमान में परिवर्तन है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। मान लो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का। मैंने टेम्परेचर को बढ़ा करके कर दिया यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस में है। चेंज कितना हुआ यहाँ पर? 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ ना। अब हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। इस 10 डिग्री सेल्सियस को, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 ऐड करेंगे। 273 जब हम ऐड करेंगे तो 283 केल्विन हो जाएगा। जब हम इसको चेंज करेंगे केल्विन में तो इसमें भी हम लोग 273 ऐड करेंगे तो ये 293 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। यानी केल्विन में टेम्परेचर 283 से 293 हुआ। अब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस निकालो आप। यहाँ पर भी देखो 10 केल्विन ही आया टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पर 283 केल्विन है। यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस था तो यहाँ पर 293 केल्विन है। लेकिन यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी चेंज इन टेम्परेचर 10 केल्विन है। तो ऐसे ही आपको सवाल का आंसर देना था और ये चीज़ आपको याद रखना है। ये डेल्टा टी है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1 केल्विन के बराबर होता है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये आपको याद रखना है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 1 केल्विन बराबर 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम इसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से। इस 100 में मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से, तब हमारा आंसर यहाँ पर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आता। यानी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर अगर 1 यूनिट से चेंज होगा तो केल्विन में भी 1 यूनिट से चेंज होगा, लेकिन डिग्री फ़ारेनहाइट में 1.8 यूनिट से चेंज होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर जो है 373 केल्विन ना होकर के आंसर हमारा 100 होगा, 100 केल्विन होगा। सी हमारा राइट आंसर 100 केल्विन। यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच 5 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर उसमें 2.5 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है तो चालक का प्रतिरोध ओम में ज्ञात कीजिए। हमारे पास विभवांतर है 5 वोल्ट, हमारे पास विद्युत धारा है 2.5 मिली एम्पियर और हमसे पूछा गया है कि प्रतिरोध बता दो, वो भी ओम में। ओम जो है SI मात्रक है तो V = I इंटू में R होता है, तो यहाँ से R हो जाएगा हमारा V/I। अगर आपको ये जो प्रतिरोध है ये ओम में चाहिए तो ये ज़रूरी है कि जो V है इसे आप वोल्ट में डालें और जो I है इसे आप एम्पियर में डालें। अगर SI मात्रक में पूछा है तो आपको सारे ही वैल्यू जो है SI यूनिट में पुट करने हैं। तो V हमें वोल्ट में ही दिया हुआ है,
लेकिन जो करंट है हमें एम्पियर में ना दे करके मिली एम्पियर में दिया हुआ है, मिली एम्पियर। तो इस मिली एम्पियर को हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, 10 पे पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बराबर हो जाएगा, ये 5 10 पे पावर -3 है, इसको हम ऊपर भेज दें, इसे हम ऊपर भेजेंगे तो ये 5000 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे, एक जीरो और ऊपर, और नीचे हो जाएगा 25, 25 दूनी में 50, तो 2000 ओम हो जाएगा, 2000 ओम। निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है? अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है, तो अम्लीय ऑक्साइड जो है ये बनाती है अधातु, ये बनाती है अधातु। तो अब देख लो इनमें से कौन से समूह के अंदर अधातुएं आती है। आपके पास समूह 2 है और समूह 1 है, तो ये आंसर नहीं होगा। समूह संख्या 1 और समूह संख्या 2, इनमें अगर आप समूह संख्या 1 में हाइड्रोजन को छोड़ दो तो सारे के सारे जो है आपके मेटल्स हैं, सारे के सारे धातु हैं, और हमें चाहिए यहाँ पर नॉन मेटल्स, हमें चाहिए यहाँ पर नॉन मेटल्स। अगर हम समूह संख्या 13 की बात करें तो इसमें आपको एक उपधातु मिलेगा बोरोन, बाकी मिलेगा इसमें बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे आपके हैं मेटल्स। और आप जानते हो इनमें जो एल्युमिनियम है इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि यह है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो समूह 13 भी नहीं होगा। अब है एक समूह संख्या 16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समूह संख्या 16, इसमें है ओसेटेपो, ये मैंने याद किया हुआ है, ओसेटेपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये दोनों हैं आपके मेटलॉइड उपधातुएं, और ये तीनों हैं अधातुएं। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? एल्कोहल और सोडियम, एल्कोहल और सोडियम, ये याद रखना है। हाइड्रोजन गैस यहां पर उत्सर्जित होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो एथेनॉल सोडियम धातु से अभिक्रिया कर सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये एथेनॉल है, 2 कार्बन वाला एल्कोहल, 1 कार्बन वाला एल्कोहल मेथनॉल होता है। ये सोडियम धातु है, यह सोडियम एथोक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। हाइड्रोजन गैस जो है फटफट के ध्वनि के साथ जलती है। ये पॉप साउंड का मतलब है फटफट, फटफट की ध्वनि के साथ जो है ये हाइड्रोजन गैस जलती है। फटफट की ध्वनि के साथ ये हाइड्रोजन गैस जलती है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सभी अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। सभी अल्कोहल, जैसे कि मेथनॉल है, जैसे कि एथेनॉल है जो आपने यहाँ पर देखा अभी, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, इन सब की बात की जा रही है। सभी अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ये रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, प्रतिरोध के बारे में पूछा है, आर के बारे में, तो इस पर डिपेंड करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। चालक का तापमान, भाई तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान कम करेंगे तो प्रतिरोध, यहाँ पर कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। कंडक्टर के लिए, चालक के लिए, सेमीकंडक्टर में ठीक उल्टा हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चालक की लंबाई की अगर हम बात करें तो इस पर तो डिपेंड करता ही है, सीधा समानुपाती है। चालक से प्रवाहित होने वाली धारा इस पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि धारा के मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे इससे चालक का जो प्रतिरोध है इसमें कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं? रंगहीन लवक, ऐसे लवक जो रंगीन नहीं है, रंगहीन है, उसे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बोल दो या फिर ल्यूकोप्लास्टिड, बात एक ही है।
जो प्लास्टिड होता है ना, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लवक। अब ये जो लवक है, ये जो प्लास्टिड है, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। किताबों में आपको 3 प्रकार भी मिल सकता है, एक क्रोमोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है ना, वो एक टाइप है क्रोमोप्लास्ट का। क्रोमा का मतलब कलर होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर। जहां आप क्रोमा देखोगे वहां पर देखना कलर से रिलेटेड कोई बात की गई होगी। तो क्रोमोप्लास्ट, इसमें क्या होता है कि वर्णक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट में कोई ना कोई वर्णक जो है मौजूद होता है, जैसे कि क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल है वर्णक के रूप में तो उस क्रोमोप्लास्ट को हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि जेंथोफिल हो सकता है, कैरोटीन हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। ये पौधों को विभिन्न रंग प्रदान करता है क्योंकि इसमें वर्णक होते हैं। यही सारे वर्णक, क्लोरोफिल जो कि हरा रंग प्रदान करेगा, ऐसे जेंथोफिल है, कैरोटीन है, जो अलग अलग रंग प्रदान करेंगे, अलग अलग वर्णक। ल्यूकोप्लास्टिड या फिर ल्यूकोप्लास्ट, इनमें कोई वर्णक नहीं होता तो ये रंगहीन होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट, जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना, इलायोप्लास्ट, जिसका काम होता है फैट को स्टोर करना, और एल्यूरोप्लास्ट, जिसका काम होता है प्रोटीन को स्टोर करना। ये रंगहीन लवक है। ये वहाँ उपस्थित होते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाता। इनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों को संचित करना है। विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए रवि एक प्रयोग करता है। और इसके लिए ये रवि जो है विभिन्न जलीय विलयन या द्रव लेता है और इनमें से विद्युत प्रवाहित करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, और परिपथ को एक बल्ब से जोड़ता है। निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा? तो रवि ने क्या लिया? कैल्शियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया। यहाँ एक्यू का मतलब है एक्वस, ठीक है, एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया, ऑक्टेन का जलीय विलयन लिया, और हर किस में क्या किया? बल्ब जोड़ दिया और चेक किया कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ मैं आपको 2-3 बार अब तक बता चुका हूँ इस सीरीज के अंदर कि जो एक सोल्यूशन है ये एक कंडक्टर की तरह, ये एक चालक की तरह तभी व्यवहार करेगा जब इनमें होंगे आयंस, जब इनमें होंगे आयंस, जब इनमें होंगे आयंस। तो यहां देखो कैल्शियम क्लोराइड, ये Ca2+ Cl- आयन दे देगा यहाँ पर, Ca2+ और Cl-। कॉपर सल्फेट ये Cu2+ और SO4- देगा। सोडियम क्लोराइड Na+ Cl- देगा। और ये ऑक्टेन है, ये है एल्केन, C8 ऑक्टेन है ना, 16-18, ये इनसे कोई आयन हमें नहीं मिलेगा, नो आयंस। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे जो है आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, जबकि ऑक्टेन जो है कोवेलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजक यौगिक है। जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, जो आयनिक यौगिक होते हैं विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन जलीय विलयन में या फिर गलित अवस्था में। अगर ठोस हुआ आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक, तो वो भी विद्युत का चालन नहीं करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग परिवर्तन करेंगे, याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा धारा उत्पन्न होती है, इसे हम लोग प्रेरित विद्युत धारा बोलते हैं। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक डेर है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक जो है 1.5 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ri जो है 1.5 है, हमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल तो आप जानते ही होंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो चाल है ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, और निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। इसके अलावा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है इससे कम होती है। तो किसी भी माध्यम में आपसे प्रकाश की चाल पूछ दे, किसी भी माध्यम में आपसे प्रकाश की चाल पूछ दे, तो आपको क्या करना होता है, इसी चाल में, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है इसमें हम लोग भाग लगा देते हैं उस माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उससे। हमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल चाहिए जिसके लिए अपवर्तनांक है डेर, तो इसमें हम लोग इससे भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो किसी भी माध्यम में आपको प्रकाश की चाल चाहिए,
किसी भी माध्यम में आपको प्रकाश की चाल चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है जिसे हम लोग C से दिखाते हैं, उसमें भाग लगा देंगे उस माध्यम के अपवर्तनांक से। हमारा आंसर A हो जाएगा। 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाला एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के दो व्यासतः सम्मुख बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक धातु का तार था जिसका प्रतिरोध 100 ओम था। इसके पास कुछ लंबाई है, मान लो L लंबाई है। अब इसी धातु के तार को मोड़ करके एक वृत्त बना दिया गया। इसी धातु के तार को मोड़ करके एक वृत्त बना दिया गया। तो वृत्त, ये जो वृत्त है इसकी जो परिधि होगी वही L के बराबर हो जाएगा। लंबाई तो वही है, बस इसको मोड़ करके वृत्त बना दिया गया है। तो जो इसकी परिधि है वही इसकी टोटल लेंथ है। अब जो ये व्यास है ये इस परिधि को दो हिस्सों में बांट देगा। मतलब अब ये L/2 है और ये L/2 है। और आप जानते हो कि R जो है समानुपाती होता है L के, इस फॉर्मूले से R = ρL/A से। तो लंबाई को जब हम आधा कर देंगे तो जो प्रतिरोध है ये भी आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध 50 ओम हो जाएगा और यहाँ पर भी प्रतिरोध 50 ओम हो जाएगा। टोटल था 100 ओम, लेकिन हमने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। L/2 में बांट दिया। L/2 में 50 ओम जाएगा, फिर L/2 में 50 ओम जाएगा। अब बोला है ये जो पॉइंट है इसके बीच जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको क्या करो आप बैटरी से कनेक्ट कर दो तो फिर आपको क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये एक रेजिस्टर है, मान लो ये एक रेजिस्टर है कुछ ऐसा। यह है 50 ओम और यह है 50 ओम। तो 50-50 जब समानांतर में हो तो समतुल्य 25 ओम आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है। यानी कौन कौन से तंत्र हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में एक साथ काम करते हैं। तो जो अधिकांश जंतु होते हैं उनमें गति होती है। कौन कौन से तंत्र का रोल है। अब हर जीव के अंदर हर तंत्र तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर अधिकांश जंतुओं में बोला गया है। अधिकांश जंतुओं में कौन कौन से तंत्र शामिल होते हैं जिसके कारण वो गति करते हैं। तो आप अपने बारे में सोच लो। हम लोग चल पाते हैं, हम लोग जो गति कर पाते हैं उसमें रोल होता है एक तो हमारे दिमाग का रोल होता है, मस्तिष्क का रोल होता है, उसके बाद मांसपेशियों का, उसके बाद हड्डियों का। तो आसान है, पेशी तंत्र, कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र। बी हमारा आंसर। मनुष्यों में अलिंग सूत्र के डैश युग्म पाए जाते हैं। अलिंग सूत्र को हम लोग अलैंगिक गुणसूत्र भी बोलते हैं। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र टोटल होते हैं 46। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स और एक और होता है एलोसोम। जो एलोसोम है इसी को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं संख्या में 46, दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र। अलैंगिक गुणसूत्र को हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं और लैंगिक को हम लोग एलोसोम बोलते हैं। जो ऑटोसोम्स हैं ये संख्या में है 44 यानी कि 22 पेयर, और ये है संख्या में 2 यानी कि 1 पेयर। इस एक पेयर में मेल में XX और फीमेल में, सॉरी माफ़ करिएगा, मेल में XY और फीमेल में XX है ना। ये Y है, ये X है। चलो इसको मिटा करके वापस से लिख दिया जाए। मेल में XY और फीमेल में XX। हमसे युग्म पूछा है तो 22 हमारा आंसर हो जाएगा। डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट यानी कि खमीर। तो ईस्ट या फिर खमीर एक कोश के कवक है। कवक जो है बहुकोश के होते हैं, लेकिन ये अपवाद है, एक कोश के है ईस्ट। इसका उपयोग रोटी तथा बियर या फिर बोलते हैं शराब या फिर अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। बियर, शराब, अल्कोहल बात एक ही है।
इन सब के बनाने में, रोटी बनाने में किया जाता है। शराब हमारा यहाँ पर आंसर होगा। जनन कोशिकाएं फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? जनन कोशिकाएं जो है फूल के किस प्रजनन अंग में मौजूद होती है? तो फूल का जो मादा प्रजनन अंग है उसे हम लोग कार्पल बोलते हैं, इसी को अंडक बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, ये बीच वाला पूरा हिस्सा। और जो नर जनन अंग है इसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। तो स्त्री केसर जो कि मादा प्रजनन अंग है और पुंकेसर जो कि नर जनन अंग है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु कहाँ स्थित होगी? समान आकार का, ये ध्यान में रखना आप, समान आकार का। जब वस्तु को रखेंगे सी पर, सी पर रखेंगे तो समान आकार का, सी से समान आकार का और सी से सी। तो अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं ना, तब जाकर के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण में मैंने आपसे कहा था हमेशा वास्तविक और उल्टा ही बनता है, बस ये वाले केस को छोड़ करके। इस वाले में आभासी बनता है, बाकी सब में वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस वाले केस में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, लार्ज बनता है। इस वाले में सेम साइज का बनता है। इस वाले केस में लार्ज बनता है, लार्जर। इस वाले केस में पॉइंट साइज का बनता है, बहुत ही छोटा। और इन तीनों ही के केस में रियल प्लस इन्वर्टेड। इस वाले केस में वर्चुअल इरेक्ट। एन फेरो वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहने का मतलब है यहाँ पर समान धारा को वहन करने वाली समान त्रिज्या के एकल वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न क्षेत्र का अनुपात डैश है। तो ये एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें मान लो धारा जो है आई प्रवाह हो रही है और इसके त्रिज्या आर है और फेरो की संख्या एन है। फेरो यानी कि टर्न्स, एक तार को कितनी बार मोड़ा गया, घुमाया गया है। फेरो की संख्या एन है। आपको याद ये रखना है कि इस कुंडली के कारण, इस धारावाही कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये समानुपाती होता है एन आई बटे में आर के। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब यही फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको सवाल जो है हार्ड लगेगा। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये केंद्र पर है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो मानकर चलना कि केंद्र पर है। तो एक धारावाही कुंडली है जिसमें धारा जो है आई प्रवाह हो रही है, उस कुंडली की त्रिज्या है आर, फेरो की संख्या है एन। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो समानुपाती होगा एन आई बटे में आर के। ठीक है। अब सवाल में आपसे ये कहा गया है कि भाई साहब दो कुंडली है, एक में फेरो की संख्या एन है, ठीक है, मतलब एक बार ऐसे घुमाया गया, फिर से ऐसे घुमाया जाएगा, फिर से ऐसे घुमाया जाएगा, इस प्रकार से फेरो की संख्या एन है। एक और कुंडली है जिसमें फेरो की संख्या केवल एक है। तो यहाँ मान लो n1 बराबर हमारा n है और n2 बराबर हमारा 1 है, लेकिन दोनों में करंट जो है I ही फ्लो हो रहा है, समान धारा लिखा है ना, और दोनों की जो त्रिज्या है वो भी R ही है। देख लो यहाँ पर समान त्रिज्या लिखा हुआ है, एकल वृत्ताकार यानी इसमें एक ही टर्न है। तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमसे यहाँ पर पूछा है B1/B2 का रेशियो। तो अब देख लो, इस रिलेशन को लगाओ, ना तो I चेंज हो रहा है दोनों में, ना ही R चेंज हो रहा है, केवल N चेंज हो रहा है। तो N के साथ जो है सीधा समानुपाती रिलेशन है। तो B1/B2 बराबर N1/N2। N1 है हमारा स्मॉल n और N2 है 1, तो n/1 हमारा आंसर हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है, उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। देखो 2f दूरी पर, फोकल लेंथ के डबल डिस्टेंस पर है, 2f दूरी पर यानी कि 2f पोजीशन पर रखा गया है। 2f पोजीशन पर जब रखा जाता है वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, तो जो इमेज बनता है वो सेम साइज का बनता है, सेम साइज का बनता है, रियल बनेगा
इन्वर्टेड बनेगा। सेम साइज का मतलब क्या हुआ, m बराबर 1, और इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ, m का मान निगेटिव होगा, यानी जो m है हमारा वो -1 होगा। एक तत्व A है, जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फ्थलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व A के डैश होने की सर्वाधिक संभावना है। अब देखो, जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर होता है उसमें हम लोग फिनोल्फ्थलीन विलयन का इस्तेमाल करते हैं एसिड बेस का पता लगाने के लिए, अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए। तो फिनोल्फ्थलीन विलयन जो है ये रंगहीन रहेगा अगर विलयन होगा उदासीन या फिर अम्लीय, और गुलाबी हो जाएगा अगर विलयन हुआ क्षारीय। तो यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन और सल्फर है जल के साथ अभिक्रिया करने पर ये तो आपको अम्ल देगा। ये जो सिल्वर है, सिल्वर, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जो मैग्नीशियम है तो इनके बारे में आपने पढ़ा है कि ये जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका बेसिक। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक वास्तविक विलयन है? वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन यानी कि होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि समांगी मिश्रण। रुधिर और दूध यह दोनों आपके कोलाइड, कोहड़ा ये भी है कोलॉइड, और जो आपके कोलॉइड होते हैं ये होते हैं हेटेरोजीनस, यानी कि विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। शीतल पेय ये आपका हो जाएगा वास्तविक विलयन, सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये है ट्रू सॉल्यूशन, शीतल पेय जो है ट्रू सॉल्यूशन है। एक चीज और याद रखिए, ये जो समांगी मिश्रण होते हैं ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, और ये जो विषमांगी मिश्रण है ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 31 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टोबैको डे। और 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। निम्न में से कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ, जो आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं वो तो एक होते हैं तत्व और दूसरे होते हैं यौगिक। तो हीरा देखो, ये प्योर कार्बन है, शुद्ध कार्बन होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड जो है यौगिक है, ये आंसर नहीं होगा। तांबा जो है तत्व है, ये आंसर नहीं होगा। शुद्ध घी हमारा आंसर हो जाएगा। शुद्ध घी में जो है 99% जो है फैट होता है। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन हो सकते हैं, कुछ मिनरल हो सकते हैं, कुछ विटामिन हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है ये। सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, साधारण नमक, तो इनमें केवल सोडियम क्लोराइड के ही अणु होंगे, क्योंकि जो यौगिक होते हैं इन्हें हम लोग शुद्ध पदार्थ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही प्रकार के अणुओं से बनते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में केवल सोडियम क्लोराइड के ही अणु होंगे। शुद्ध घी में देखो फैट है, इसके लिए अलग अणु है, प्रोटीन के लिए अलग अणु है, मिनरल के लिए अलग होंगे, विटामिन के लिए अलग होंगे। तो कई प्रकार के अणु हो जाएंगे, और जो तत्व होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, इसीलिए हम इन्हें शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और हीरा जो है अपने आप में एक शुद्ध कार्बन है। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल में यह तापमान कितना होगा? ये टेम्परेचर आपको याद रखना है। एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। केल्विन में चाहिए तो हम क्या करेंगे? 273 में इसको ऐड करेंगे, 351 हमारा आंसर होगा। दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातीय
क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती है। यहाँ पर आप देखिए जो एल्यूमिनियम है, पहले ये बेचारा अकेले था, अब इसके साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, तो एल्यूमिनियम का यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीकरण हो गया इसका, है ना। इसका हो गया उपचयन। उपचयन और ऑक्सीकरण बात एक ही है। ये जो फेरिक ऑक्साइड है, अगर आप यहाँ पर देखो तो पहले फेरिक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब बेचारा यहाँ पर अकेले रह गया, तो इसका हो गया रिडक्शन, यानी कि इसका हो गया अपचयन। इसका हो गया अपचयन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? एल्यूमिनियम का। ये अपचयन किसका हुआ? Fe2O3 का। जिसका हो जाए ऑक्सीडेशन उसे हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको हम लोग ऑक्सीकारक नहीं बोलेंगे, ठीक है। जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे हम लोग अवकारक बोलेंगे। यह है अवकारक, या इसी को बोलते हैं अपचायक। और इसका हुआ है रिडक्शन, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी को हम लोग बोलेंगे उपचायक, या इसी को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीकारक। हमसे पूछा है ऑक्सीकारक, उसके बाद अपचायक, तो ऑक्सीकारक है Fe2O3 और अपचायक है एल्यूमिनियम। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी होता है कोशिकाओं का अध्ययन, हिस्टोलॉजी होता है उत्तकों का अध्ययन, मायोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन, फंजाई स्टडी ऑफ फंजाई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मायोलॉजी है ना, मसल्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी। मांसपेशियों के अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन, फंजाई। मस्का डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? मस्का डोमेस्टिका शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो। बाघ का होता है पैंथेरा टिग्रिस। दोनों सेम जीनस के हैं। बिल्ली का होता है फेलिस कैटस। पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो, फेलिस कैटस। घरेलू मक्खी, इसका होता है मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। तो यहाँ पर जाकर के हमारा सेट नंबर 24 समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 25 में। थैंक यू सो मच।